लखनऊ अग्निकांड। 15 जिंदगियां खत्म हो गई, कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। इस आग में सिर्फ लोग ही नहीं जले, बल्कि सिस्टम की नाकामी भी बेनकाब हो गई। लेकिन इसके बाद जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या कार्रवाई सिर्फ छोटे अधिकारियों तक सीमित रहेगी या फिर कानून के हाथ कभी उन बड़े जिम्मेदार लोगों तक भी पहुंचेंगे जिनकी लापरवाही ने इस त्रासदी की नींव रखी। हादसे के बाद योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है, कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई शुरू हो गई, एसआईटी की जांच बैठा दी गई। देखने में ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही पर बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। लखनऊ के इंदिरा नगर फायर स्टेशन के निलंबित फायर स्टेशन ऑफिसर कमलेंद्र कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक खुला पत्र लिखा है। इस लेटर में उन्होंने अपने निलंबन को अन्यायपूर्ण बताते हुए गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कमलेंद्र सिंह का कहना है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि असली जिम्मेदार लोग अभी भी कार्रवाई से बचे हुए हैं। कमलेंद्र सिंह का दावा है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ स्थानीय स्तर पर निरीक्षण करने और रिपोर्ट भेजने तक सीमित थी। उनके पास ना तो किसी इमारत को फायर एनओसी जारी करने का अधिकार था और ना ही बड़े स्तर पर फायर सेफ्टी नियमों को लागू कराने की शक्ति। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी यानी चीफ फायर ऑफिसर सीएफओ की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कमलेंद्र सिंह का कहना है जिस इमारत में ये भीषण आग लगी उसे मूल रूप से रिहायशी भवन के रूप में मंजूरी मिली थी, लेकिन सालों से वहां व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी। यदि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का इस्तेमाल कमर्शियल कामों के लिए किया जा रहा था तो ये जानकारी शहर के फायर प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी यानी सीएफओ को होनी चाहिए थी। यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आग लगने के बाद राहत और बचाव कार्यों में जो देरी हुई वो भी उच्च अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाती है। कमलेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उनके निलंबन पर पुनर्विचार किया जाए और पूरे मामले में सीएफओ की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराई जाए। लेकिन दूसरी तरफ फायर विभाग के अधिकारी अपनी अलग कहानी ही बयां कर रहे हैं। फायर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का ये कहना है कि जिस इमारत में आग लगी उसका कोई रिकॉर्ड विभाग के पास मौजूद नहीं था। विभाग का ये दावा है कि भवन मालिकों ने पिछले 13 सालों में कभी भी फायर एनओसी के लिए अप्लाई किया ही नहीं। अधिकारियों के अनुसार वर्तमान मालिकों ने ये संपत्ति साल 2013 में एक रिहायशी भवन के रूप में खरीदी थी। बाद में उसका भूमि उपयोग बदलवाए बिना ही वहां व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी गयी। फायर विभाग राष्ट्रीय भवन संहिता यानी नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 का हवाला देते हुए ये कह रहा है कि 15 मीटर तक ऊंची और 500 वर्ग मीटर तक निर्मित क्षेत्र वाली इमारतों को फायर एनओसी की आवश्यकता नहीं होती है। विभाग का ये भी दावा है कि इस हादसे वाली इमारत में लगभग 12 मीटर ऊंची और उसका क्षेत्रफल करीब 185 वर्ग मीटर था, इसीलिए वो एनओसी की अनिवार्यता के दायरे में नहीं आती थी। अधिकारियों ने यह भी दावा किया है कि नए मानकों के अनुसार ये सीमा और बढ़ा दी गई है और अब 24 मीटर तक की इमारतों को भी कुछ परिस्थितियों में फायर एनओसी से छूट मिलती है। विभाग का इस मामले को लेकर ये कहना है कि वो तभी कार्रवाई करता है जब भवन मालिक खुद एनओसी के लिए आवेदन करे या इमारत निर्धारित मानकों से बड़ी हो। यानी एक तरफ निलंबित अधिकारी ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी ऊपर तक जाती है, जबकि विभाग कहता है कि उन्हें तो इस भवन की जानकारी ही नहीं थी। सवाल ये है कि अगर एक रिहायशी भवन में सालों से व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी तो आखिर किसी भी सरकारी विभाग को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? क्या वाकई इसकी भनक नहीं थी या अब इस मामले को लेकर झूठ बोला जा रहा है? फायर विभाग की शुरुआती जांच में हादसे की वजह को लेकर भी कुछ चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। विभाग के अनुसार आग पहली मंजिल पर लगी, जहां सीढ़ियों के पास लगे स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट में कथित विस्फोट हुआ। बताया गया है कि इमारत में लगे कई एसी के आउटडोर यूनिट एक ही जगह सीढ़ियों के किनारे लगाए गए थे। जांच में ये भी कहा गया कि विभिन्न मंजिलों पर मोटे कांच के एनक्लोजर बने हुए थे। विस्फोट के बाद ये कांच टूट गए, जिससे आग और तेजी के साथ फैलती चली गई। धुआं पूरे भवन में भर गया और लोगों के बाहर निकलने के रास्ते लगभग बंद हो गए।
फायर विभाग ने एक और गंभीर तथ्य सामने रखा है। विभाग के अनुसार भवन को सिर्फ 20 किलोवाट बिजली लोड की मंजूरी मिली हुई थी, जबकि वास्तविक खपत लगभग 40 किलोवाट तक पहुंच गई थी। यानी स्वीकृत क्षमता से लगभग दोगुना बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। आशंका जताई जा रही है कि इसी ओवरलोडिंग ने आग की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं राहत और बचाव अभियान की। फायर विभाग के मुताबिक दोपहर 2:27 पर डायल 112 को आग लगने की सूचना मिली थी। पहला फायर टेंडर 2:46 पर मौके पर पहुंच चुका था। इसके बाद 2:55 पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी और उनकी पूरी टीम हाइड्रोलिक लैडर की मदद से भवन के अंदर दाखिल हुई। लेकिन यहीं से सवाल उठना शुरू हुए। क्या ये प्रतिक्रिया पर्याप्त तेज थी? क्या कुछ मिनटों की देरी ने हालात को और भयावह बना दिया? क्या समय रहते बचाव कार्य वाकई शुरू हुआ था? अगर होता तो कुछ और जिंदगियां क्या बचाई जा सकती थी? यही सवाल जांच एजेंसियों के सामने भी है, जिस पर अब जांच हो रही है। वहीं इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी ने काम शुरू कर दिया है। सरकार पहले ही फायर विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए और बिजली विभाग की भूमिका पर सवाल उठा चुकी है। हादसे के कुछ ही घंटों के अंदर फायर विभाग के एक अधिकारी, बिजली विभाग के एक कार्यकारी अभियंता और इसी के साथ एलडीए के 2 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच सिर्फ निचले स्तर के अधिकारियों तक ही सीमित रहेगी या फिर ये जांच उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो सालों से नियमों के उल्लंघन को नजरअंदाज करते रहे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। अगर ये भवन अवैध रूप से कमर्शियल इस्तेमाल में था तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? अगर बिजली का लोड दोगुना इस्तेमाल हो रहा था तो निगरानी कौन कर रहा था? और अगर फायर सेफ्टी के मानकों का पालन नहीं हुआ तो इसकी जवाबदेही आखिर किसकी बनती है? 15 लोगों की मौत सिर्फ एक हादसे का आंकड़ा नहीं है। ये उन सवालों की आग है जो अब पूरे सिस्टम को घेरे हुए हैं। एसआईटी की जांच से सच सामने आएगा या फिर ये मामला भी कुछ निलंबनों और कुछ गिरफ्तारियों के बाद फाइलों में दब जाएगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब अब पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।